हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं बता देता हूं, हम स्पेशली ये रेडियो ऑपरेटर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आईपीसी का ही एक पार्ट कह सकते हैं, मूल विधि, जैसे यूपीएसआई में मूल विधि पूछा जाता है। यहाँ जो रेडियो ऑपरेटर में है उसके सिलेबस में आयोग ने क्या किया है कि इसे रीजनिंग में इंक्लूड किया है। जो रीजनिंग 100 नंबर पूछी जाएगी उसमें इंक्लूड किया है और मानसिक अभिरुचि परीक्षा के अंतर्गत जनहित टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका महत्व मैं बता देता हूँ। चाहे रेडियो ऑपरेटर हो या यूपी पुलिस हो या एमपी पुलिस हो, राजस्थान एसआई और राजस्थान कांस्टेबल हो या बिहार एसआई, आपने एग्ज़ाम देखे होंगे, उसमें जो है कि अपराध नियंत्रण के बारे में पूछा जाता है। जनहित क्या होता है, मतलब संवेदनशीलता क्या होता है, पर्यवेक्षक क्या होता है। तो ये सब टॉपिक है जो आईपीसी से रिलेटेड है और काफ़ी बार पूछा भी जाता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक है, तो इससे हम आज कंप्लीट चर्चा करेंगे इस पे। ये हमारी पहली क्लास है जो थ्योरी पे रहेगी। उसके बाद हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो रेडियो ऑपरेटर और यूपी पुलिस कांस्टेबल में बन सकते हैं उसको मैं कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों का ये बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं है कि इसकी क्लासेस और कोई टीचर भी ढंग का नहीं पढ़ाया है और मार्केट में जो रेडियो ऑपरेटर के लिए स्पेशल बुक भी इसमें अरिहंत के अलावा और कोई बुक अभी आई नहीं है जो हमें इसके बारे में बताए। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को मैंने बनाने का पर्पज़ यही है ताकि आपको एक शॉर्ट नोट दे सकूं और आपको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके, ताकि आप अपने मॉक टेस्ट दे रहे हों उसमें आसानी से बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें। तो यही मेरा मेन पर्पज़ है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा और मैंने अच्छे तरीके से अपने प्रयास जो किया हूँ भरपूर करने की कोशिश किया हूँ। अगर इसमें कोई देखिए कमी रहे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, एक सजेशन के तौर पर कि नहीं बड़े भाई छोटे भाई आपने यहाँ गलती की है। फ्रेंड्स, हम आज जनहित की बात करेंगे। जैसे जनहित, देखिए जनहित को इंग्लिश में कहते क्या हैं? जनहित को इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, और जनहित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? और जनहित देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है, जन और हित। ठीक है, जन और हित मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति का जो कल्याण हो उसे जनहित कहा जाता है। यानी सार्वजनिक हित में कोई काम किया गया हो या सार्वजनिक हित में कोई बात की गई हो, रखी गई हो, वही जनहित होता है। पब्लिक इंटरेस्ट वही होता है। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं जनहित का उद्देश्य क्या है। देखिए जनहित का उद्देश्य जो होता है सामाजिक न्याय प्रक्रिया को लोकहित के लिए सुलभ एवं सरल बनाना। अगर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया, यूपी पुलिस में पूछा गया कांस्टेबल वाली भर्ती में और बिहार एसआई में पूछा गया कि जनहित से क्या आप समझते हैं, जनहित का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो आप उसमें ऑप्शन था सामाजिक न्याय, सामाजिक कानून व्यवस्था बनाए रखना, तो मतलब ऐसे ऐसे कई ऑप्शन थे। तो आप इतना आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सामाजिक न्याय। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं जनहित याचिका का इतिहास के बारे में थोड़ा। देखिए जनहित हम पढ़ रहे हैं तो जनहित जो पब्लिक इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल के बारे में हमें पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये एसआई का ही टॉपिक है पीआईएल और जनहित तो नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पैटर्न थोड़ा लो रहेगा एसआई से रेडियो ऑपरेटर का, लेकिन सिलेबस एकदम वही है। ठीक है, तो इसमें आईपीसी का ही एक पार्ट है जनहित, तो इसलिए मैं पीआईएल पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। पीआईएल का मैं बेसिक बताऊंगा, बहुत डीप में घुसने वाला नहीं हूं, ताकि आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहे, आप आसानी से कवर कर ले जाएं। जैसे हम बात करते हैं पीआईएल की शुरुआत कहाँ से हुई। पीआईएल की शुरुआत फ्रेंड्स अमेरिका से हुई और उसमें एक केस था, उसी के माध्यम से हुई। 1876 में जीडियोन वर्सेज वेन राइट मामला आया था सामने, उसमें ही पीआईएल की शुरुआत देखने को मिली थी। और उसमें फ्रेंड्स जो था 9 जजों की एक बेंच ने पोस्टकार्ड को याचिका के तौर पर स्वीकार किया था। पोस्टकार्ड मतलब लेटर के तौर पे, पन्ने पे लिखा हुआ लेटर एक था सिंपल, और उसी को याचिका यानी उसी को आप जनहित यानी पीआईएल के रूप में स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं भारत में जनहित याचिका का इतिहास क्या रहा है, तो भारत में जनहित याचिका का हम इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। 1971 में सुप्रीम कोर्ट के एक जज कृष्ण अय्यर ने कहा कि जो कानून है वह लोगों के पास तक जाना चाहिए, ना कि लोग कानून के पास आए। आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज की डेट में देख लीजिए, डायल 100 है। डायल 100 मतलब 100 नंबर आप कॉल करते हैं, कोई झगड़ा विवाद होता है, तुरंत आपके पास पुलिस पहुंच जाती है। तो ये जो है जज कृष्ण अय्यर का एक विचार था कि हमें कानून को इतने
आसान और इतना सरल मार्ग बनाना है ताकि लोगों को कठिनाई ना हो। जो गांव और समाज ग्रामीण हैं, जो कानून के बारे में नहीं जानते, वो उनको देखिए, उनको बहुत मतलब डाइवर्ट किया जाता है कि आप जाते होंगे थाने पे कि नहीं इस केस दो, 500 रुपये दो, 1000 दो, इस केस को मैं सुलझा दूंगा। लेकिन कोई हक नहीं होता किसी भी इंस्पेक्टर को लेने को, किसी भी कांस्टेबल को पैसा लेने को। तो अगर आप अच्छे से कानूनी भाषा जानते हैं, कानूनी चीज़ें जानते हैं, तो आप 1 रुपये नहीं देंगे, ठीक है। तो आप आराम से अपना काम करा के चले आए। इसी से परेशान थे जज अय्यर साहब ने। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, अगर ऐसा कोई बात होता है, आप कानून में जैसे आपके जैसे मानवाधिकार को आपको उल्लंघन हो रहा है, आपके स्टेशन पे नहीं दर्ज करके आप सीधे एसडीएम मजिस्ट्रेट के पास जाके दर्ज करिए, और वो पीआईएल यानी याचिका के रूप में दर्ज करिए आप, और वहाँ पर आपकी सुनवाई होगी फ्री ऑफ कास्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, देखिए 1977 में कृष्ण अय्यर एवं पीएन भगवती साहब ने गरीब या असहाय लोगों को विधिक सहायता को सरल बनाने के लिए एक लोकस स्टडी का विस्तार किया, जिन्हें ही जनहित याचिका कहा जाता है, जिन्हें पीआईएल कहा जाता है, ठीक है। अगर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनता है, फादर ऑफ पीआईएल इन इंडिया, भारत में जो है जो पीआईएल है, जनहित याचिका का पितामह किसे कहा जाता है, यानी पिता किसे कहा जाता है, तो पीएन भगवती साहब को कहा जाता है। ये यूपीएसआई में पूछा जा चुका है, अभी 2017 में पूछा गया था, अभी जो 2021 में हुआ है वो भी पूछा गया है, और उसके बाद बिहार एसआई में पूछा गया, राजस्थान एसआई में पूछा गया है। मैं कई बार इसको बता दे रहा हूँ, कई एग्जाम में ये पूछा गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये पॉलिटी से भी रिलेशन रखता है। तो फादर ऑफ पीआईएल इन इंडिया पीएन भगवती साहब, ठीक है। अगर हम बात करें कि जनहित याचिका कहाँ पर दायर की जाती है, जैसे हमें जनहित याचिका दायर करना है, मान लीजिए हम पीआईएल के बारे में जान लिए, लेकिन हम इसको दायर कहाँ करेंगे, ठीक है, फाइल कहाँ करेंगे इस केस को। देखिए, आप थाने पे सिंपली, जैसे आपका लोकल थाना रहेगा, आप वहाँ पर फाइल नहीं कर सकते इस केस को, पीआईएल को, ठीक है। आपको अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा और हाई कोर्ट, वो भी कैसे जाना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हैं, और जबकि हाई कोर्ट आप जो है आर्टिकल 226 के तहत दायर कर सकते हैं। जैसे रिट दायर करते हैं, वैसे ही आप जो है जनहित याचिका यानी पीआईएल आर्टिकल जो है 32 से सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 से दायर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अगर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, जनहित याचिका मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया जाता है, यानी जो एसडीएम होगा, डीएम होगा, उसके सामने दर्ज किया जाएगा, ना कि आपके इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इनके सामने कोई इनकी औकात नहीं रहती जनहित पीआईएल के आगे, ठीक है। वहाँ एसडीएम और डीएम से सीधे आप उनके सामने मामले रखेंगे अपने, और वहाँ पर पीआईएल पर सिग्नेचर डीएम एसडीएम का ही हस्ताक्षर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, अब पूछा भी गया है। ये हम बात करते हैं जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर में रेडियो ऑपरेटर का नाम बदल के जो 2017 में वैकेंसी निकली थी, उसमें पूछा गया था कि जनहित याचिका कौन दायर कर सकता है। तो उसमें था पीड़ित दायर कर सकता है, या किसी मान्यता प्राप्त संगठन दायर कर सकता है, वो या कहा था ए बी दोनों दायर कर सकता है, या अन्य कोई व्यक्ति दायर कर सकता है। तो ऐसे 3-4 ऑप्शन थे। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है कि पीड़ित जो है, पीड़ित व्यक्ति है, वो खुद दायर कर सकता है, नहीं तो किसी मान्यता प्राप्त संगठन के द्वारा, जो सरकारी संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त है, और उसके माध्यम से आप पीआईएल को मतलब दायर करवा सकते हैं, फाइल करवा सकते हैं, दर्ज करवा सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि भारत का फर्स्ट पीआईएल कौन सा है, अगर हमें जैसे पहला पीआईएल दर्ज किया गया, तो पीआईएल कहाँ दर्ज किया गया था, तो पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो देखिए, बिहार के एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा कि 40,000 अंडर ट्रायल कैदियों को जमानत नहीं दी जा रही है, ठीक है। वहाँ के इंस्पेक्टर काफ़ी परेशान कर रहा था। 40,000 लगभग जो कैदी थे, उन अंडर ट्रायल पे थे, उनके ऊपर पूरा केस भी फाइल नहीं हुआ था, वो बस अंडर ट्रायल पे थे, तब भी उनको बेल नहीं मिल रही थी, जमानत नहीं मिल रही थी। तो ये चीज़ जो है, वकील कपिला हिंगुरानी को एक बार न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने क्या किया कि 9 मार्च 1979 को वकील कपिला हिंगुरानी ने बिहार के 40,000 अंडर ट्रायल कैदियों की तरफ से एक केस दायर किया। तो वो केस का नाम था फ्रेंड हुसैन आरा बनाम बिहार सरकार केस। यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं फिर बता दे रहा हूँ, 2017 में जो यूपीएसआई हुआ था, उसमें पूछा था कि भारत का पीआईएल किस मामले में, पहला पीआईएल किस मामले में दर्ज किया गया था, तो हुसैन आरा बनाम बिहार सरकार केस, ठीक है। उस समय जज कौन थे, उस समय जज पीएन भगवती साहब थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो है, और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, मदर ऑफ पीआईएल इंडिया, जो पीआईएल यानी जनहित याचिका की माता, भारत में जनहित याचिका
याचिका की माता किसे कहा जाता है? तो वकील कपिला हिंगोरानी जी को कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। और जबकि फादर ऑफ PIL इन इंडिया किसे कहा जाता है? जज PN भगवती साहब को कहा जाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। हमने जो आगे बताया है, आपको आगे बता चुका हूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम ओरिएंटेड। और कुछ ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो और इम्पॉर्टेंट लीस्ट इम्पॉर्टेंट बच रहे हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे कि जनहित याचिका जो होती है, जनहित याचिका उसे कहा जाता है जिसमें प्रत्येक मनुष्य लाभान्वित हो, मतलब प्रत्येक आदमी के हित में कार्य हो, उसे जनहित कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कह रहा, समाज के एक वर्ग विशेष को लाभ तथा दूसरे वर्ग को नुकसान पहुंचाने वाली प्रक्रिया से रोकना और समता और सार्वजनिक न्याय की स्थापना ही जनहित का उद्देश्य है। ठीक है, अब देखिए जनहित का उद्देश्य मैंने बताया था सामान्य न्याय, अभी सबको सामाजिक न्याय जो है समता का मतलब एक जैसा न्याय मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो। आर्टिकल 14 आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि समता का मतलब समान न्याय सबको दिया जाए। ठीक है, तो यही आप याद रखिएगा कि समाज के एक वर्ग विशेष को लाभ तथा दूसरे वर्गों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रक्रिया को रोकना। कि एक वर्ग को आप जैसे जनरल हैं या OBC हैं तो OBC को आप बहुत ज़्यादा छूट दे दिए, या मान लीजिए SC को बहुत ज़्यादा छूट दे दिए, जनरल को बहुत ज़्यादा छूट दे दिए और वर्गों को आप नीचे दबा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये आप जनहित में कार्य नहीं होगा आपका। ठीक है, तो इसी को रोकना ही जनहित का मतलब मेन प्रायोरिटी है, और जिसमें सामाजिक न्याय की स्थापना करना ही जनहित का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है कि जनहित का विचार सामने कैसे आया, क्यों आया, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, जो जनहित का विचार है वो समाज के लिए जो अच्छा हो वो ज़रूरी नहीं है किसी व्यक्ति विशेष के लिए अच्छा हो, लेकिन निजी हित के सामने सामाजिक हित को महत्व देने के कारण ही जनहित का विचार सामने आया। जैसे कहने का मतलब, आपके घर देखिए, आपका घर, आप एक मार्केट में दुकान किए हैं। ठीक है, आपका पर्सनल दुकान है, वहाँ रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, रोड चौड़ा हो रहा है, तो यूपी गवर्नमेंट ने उसको दुकान को तोड़वाने के लिए आपको नोटिस दिया, तो आपके हित में वो काम नहीं है, लेकिन और समाज के हित में काम है। ठीक है, और समाज के हित में वो काम है, लेकिन इसीलिए और निजी हित को महत्व वहाँ नहीं दिए जाने के कारण सार्वजनिक हित को महत्व दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट, देखिए लोकतंत्र में जनहित को बढ़ावा देने के लिए निजी हितों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। और लोकतंत्र में अगर हम बात कर लेते हैं जनहित का क्या रोल है, तो लोकतंत्र में भी जनहित को बढ़ावा देने के लिए निजी हितों को मतलब व्यक्ति विशेष को अधिक महत्व नहीं दिया जाता, वहाँ सार्वजनिक हित वहाँ भी देखा जाता है। ठीक है, अगर हम अल्पसंख्यकों के रिफरेंस में अल्पसंख्यकों के पक्ष में देखें कि वहाँ जनहित का क्या रोल रहता है, तो फ्रेंड्स अल्पसंख्यकों के अधिकार जो माइनॉरिटी हैं उनके अधिकारों का संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्र या जनहित का एक हिस्सा दुनिया भर के सभी देशों में जनहित को मानवाधिकार से जोड़कर देखा जाता है। देखिए, जो माइनॉरिटी हैं उसमें आप भी जानते होंगे माइनॉरिटी होता क्या, अल्पसंख्यक होते क्या। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख है, लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक में 6 समुदाय आते हैं, आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार पूछा भी गया है RO के एग्ज़ाम में। तो पारसी हुआ नंबर 1, नंबर 2 मुस्लिम हुआ, नंबर 3 बात करें ईसाई हुआ, और नंबर 4 की बात करें सिख हुआ, नंबर 5 की बात करें बौद्ध हुआ, नंबर 6 की बात करें जैन हुआ। तो 6 समुदाय जो हैं माइनॉरिटी में आते हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, जनहित को आर्टिकल के रिफरेंस में उसको रिलेट करके देखें तो उसमें क्या रोल रहता है, तो भारतीय संविधान के किसी भाग या अनुच्छेद में जनहित या जनहितवाद को परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु संवैधानिक उपबंध की व्याख्या में सार्वजनिक हित के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। जैसे हम एग्जाम्पल तौर पे देख सकते हैं, आपका जो भाग 3 है, आर्टिकल 12 से 32 तक मूल अधिकार हैं। ठीक है, भाग 3 में आप ये वर्णित है, और आर्टिकल कौन सा है, 12 से 32 तक मूल अधिकार है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे जो मूल अधिकार है वही आपका एक तरीके से जनहित है, क्योंकि वो जनता के हित में मूल अधिकार है, उसका हनन ना हो, इसीलिए सार्वजनिक हित में काम हो, प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिले, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, इसीलिए पूरा एकदम जो है मूल अधिकारों को ही एक तरीके से जनहित कहा जाता है। ठीक है, वो जनहित का ही बराबर है। फ्रेंड्स, कई बार देखा गया है कि जनहित जो होता है, समाज के हित में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारे बाधाएं आती हैं। जैसे एग्जाम्पल एक तरीके से मैं बता देता हूँ,
कई बार सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी हितों के बीच जनहित के मुद्दों को लागू करने के लिए अनेक समस्याएं आए, जैसे मंडल कमीशन रिपोर्ट। मंडल कमीशन रिपोर्ट आपने देखा होगा, उसमें आप फ्रेंड्स जब लागू हो रहा था तो काफ़ी सारी समस्याएं आई थी। मंडल कमीशन रिपोर्ट के बारे में एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ। मंडल कमीशन रिपोर्ट जो था ओबीसी आरक्षण से संबंधित है, जिसमें 27% ओबीसी को आरक्षण दिया गया। तो इसके लिए काफ़ी बड़ा आंदोलन भी हुआ था, दंगे भी हुए थे कहीं कहीं कि इनको आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। तो देखिए, सामाजिक हित में जो मंडल आयोग ने सोचा, अपना रिसर्च किया, तो उसके हित में दिया था, समाज के हित में दिया था कि इनको भी आरक्षण मिले, ये आगे बढ़ें। तो उसमें काफ़ी भी आंदोलन हुए थे। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में निजी हितों के बीच जनहित के मुद्दों को लागू करने के लिए अनेक समस्याएं आती हैं, और उसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है मंडल कमीशन रिपोर्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, भविष्य की चिंता करते हुए हमें जनहित को राष्ट्र हित से जोड़कर देखना चाहिए। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि जैसे आप जनहित को राष्ट्र हित से कैसे, मतलब क्यों आप देखना चाहते हैं, देखिए, अगर हमें भविष्य को आगे सुधारना है, कि हमें न्याय व्यवस्था सही बनाना है, कानूनी प्रक्रिया को सुलभ और सस्ता और आसान बनाना है, तो हमें भविष्य की चिंता करते हुए जनहित को राष्ट्र हित से जोड़कर देखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, राष्ट्रहित के सामने निजी हितों को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। जब राष्ट्रहित की बात हो, राष्ट्र के किसी मतलब पक्ष में बात हो, तो आप निजी महत्व को नहीं, निजी हितों को नहीं आप आगे रख सकते। वहाँ सबसे पहले राष्ट्रहित देखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, राष्ट्रहित के संरक्षण के लिए पुलिस व कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाना अनिवार्य है। देखिए, कोई भी होता है, जैसे आप एक तरीके से पब्लिक है, आपका एक छोटा सा गांव मान लीजिए, अगर वहाँ स्टेशन नहीं है, वहाँ पुलिस स्टेशन नहीं है, तो वहाँ पर कानून व्यवस्था नगर नहीं है, तो वहाँ पर कितने दंगे भड़केंगे, कौन शांत कराएगा, कोई नहीं मारेगा। तो इसीलिए राष्ट्रहित के संरक्षण के लिए पुलिस एवं कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाना अनिवार्य है। भविष्य के लिए आप देखिए, पुलिस बनने जा रहे हैं, आप कांस्टेबल बनने जा रहे हैं, एसआई बनने जा रहे हैं, तो वहाँ आप देखेंगे आपको इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहिए। और इससे क्वेश्चन भी काफ़ी बने हैं कि राष्ट्रहित के संरक्षण के लिए पुलिस और कानून व्यवस्था को क्या प्रभावी बनाना अनिवार्य है। तो हाँ, ज़रूर, क्योंकि आगे चल के ये पब्लिक को जो डिस्टर्बेंस होता है, समाज के बीच जो डिस्टर्बेंस होता है, उसको शांत करने का काम कौन करती है, तो ये कानून व्यवस्था यानी पुलिस लोग करते हैं। आप जो बनने जा रहे हैं वही आप ही करेंगे आगे चल के। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, ये जनहित का जो था एक थ्योरी की क्लास थी, और वन लाइनर के फॉर्मेट में मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स बना के आपको प्रोवाइड कराया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा, 1-2 दिन में अपलोड करा दूंगा। PDF तैयार है, बस उसे अपलोड करना है। बस आपका कमेंट के हिसाब से, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट ऐसे टॉपिक में, जैसे क्राइम कंट्रोल है, अपराध नियंत्रण है, नेक्स्ट टॉपिक वो रहेगा मेरा, मैं उसको भी लेके आऊँगा। और आपको मानसिक अभिरुचि परीक्षा जो है, रीजनिंग का टॉपिक है, इसको 12 से 13 क्वेश्चन आने वाले हैं, और उससे फ्रेंड्स कहीं एक क्वेश्चन में बाहर जाने नहीं दूंगा। उम्मीद करूंगा, कोशिश यही रहेगा मेरा कि मैं पूरा का पूरा आपको आराम से नंबर स्कोर करवा दूं रेडियो ऑपरेटर की एग्ज़ाम में। तो जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए।